वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज़ की सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें मैंने तमाम कलेक्शन की हुई है आपके डेटा की, जिसके अंदर सीक्वेंशियल सीरीज़ के तमाम तरह के एमसीक्यूज़, ताकि आप लोग अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हल कर सकें और इसके की पॉइंट्स को समझ सकें। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है, और सीक्वेंस जो होता है उसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो सीक्वेंस होता है वो एक एनथ टर्म दी होती है हमें, और उस टर्म के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट अगर हमें कोई स्पेसिफिक आंसर दे दे जो कि इन्फिनिटी ना आए और अनडिफाइंड भी ना आए तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है। लेकिन सीरीज़ में बिल्कुल इसके डिफरेंट होता है, वहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि कैसे कोई चीज़ कन्वर्ज करती है सीरीज़ या डाइवर्ज। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, सवाल ये होता है कि वो टेस्ट क्यों पढ़ने हैं? अगर एक टेस्ट से पता चल जाता है कि सीरीज़ कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है तो दूसरी टेस्ट करने की क्या ज़रूरत होती है? याद रखें स्टूडेंट, हमारे पास स्पेसिफिक कोई एक टेस्ट नहीं है जिससे हम ये पता कर लें कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो जब हमारे पास एक टेस्ट फेल हो जाता है तो हम दूसरा टेस्ट यूज़ करते हैं, दूसरा फेल हो तीसरा यूज़ करते हैं, तीसरा फेल हो चौथा यूज़ करते हैं। ये एक प्रोग्रेस होती है हमारी। आपने चूँकि पिछला लेक्चर डीपली और कम्प्लीटली देख लिया होगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद इसके पार्ट 2 पे हैं। अदरवाइज़ आपको पार्ट 2 में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, इसलिए आप पहले जो है पार्ट 1 देख लें। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ने तमाम वो क्लियर करने हैं कि कैसे हम अपने सीक्वेंस और सीरीज़ के टॉपिक को जो है वो किस तरीके से सीरीज़ को हम कन्वर्ज या डाइवर्ज प्रूव करते हैं, और कैसे कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या हमारे पास रूल्स होते हैं कि देखते ही हम बता दें कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अब स्टूडेंट, हमने कहा सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा लिया है, डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा दिया है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ये आप प्लीज़ पिछली वीडियो देख लें। आज हम बात करने लगे हैं थ्योरम नंबर जो है आपका, बल्कि ये जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 4 और 5, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। लेकिन आपका जो की पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आप लोगों ने जो आपको यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रल टेस्ट, आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इसको गौर से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर तवज्जो से वीडियो देखेंगे, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉइंट अगर नोट कर लें तो आप इजीली इसे हल कर सकते हैं। जी, आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट में? सपोज़ आपके पास f इज़ आ कंटिन्यू पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशन है। अब ये नहीं होता कि जो टेस्ट हो जो मर्ज़ी उठा के लगा दो। अब इसके ऊपर लिमिटेशन दें, वो ये है कि सपोज़ आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन कंटिन्यू भी है और साथ में डिक्रीजिंग भी है। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा। कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी अगर ऐसा है एंड लेट ए एन इक्वल टू एफ एन, देन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। यानी कि याद रखें कि अगर इसका मतलब है इंटीग्रल टेस्ट तभी अप्लाई किया जाता है जब फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो और साथ में कंटिन्यू भी हो। तो पहला पॉइंट है 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो कन्वर्ज करता है। देन ए एन जो होता है, जो अगर यानी कि अगर इंटीग्रेशन उसकी कन्वर्ज कर जाए तो आपके जो सीक्वेंस दिया होता है, जो सीरीज़ दी होती है वो भी कन्वर्ज कर जाती है। और अगर इंटीग्रेशन डाइवर्ज कर जाए तो सीरीज़ भी डाइवर्ज कर जाती है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, यानी इंटीग्रल टेस्ट में हमें एक सीरीज़ दी होती है। अगर वो जो सीरीज़ में हमें जो सीक्वेंस दिया होता है उसको हम देखते हैं, अगर वो एफ़ उसको अगर एफ़ में कन्वर्ट किया जाए, एफ़ में कन्वर्ट करने का तरीका होता है जहाँ एन लिखा होता है वहाँ एक्स लिख देते हैं। तो वो कन्वर्ट करने के बाद एक तो वो डिक्रीजिंग भी हो और दूसरे नंबर पे कंटिन्यू भी हो। अब मैं शॉर्टली आपको स्टूडेंट बता दूं, आपको देखते ही कैसे पता चल जाता है कि फंक्शन कंटिन्यू है या डिक्रीजिंग भी है। तो याद रखें, डिक्रीजिंग को चेक करने के 3 तरीके होते हैं और कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए भी आपके पास जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि वो कंटिन्यू है। लेकिन मैं एक की पॉइंट आपको बता दूं, हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यू होता ही है। तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करनी नहीं आती तो जस्ट उसका डेरिवेटिव अगर पॉसिबल हो उस स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर, यानी जो इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी, तो यानी 1 से इन्फिनिटी मीन आप उसका एक डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव लेने के बाद 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू उसमें पुट करें तो वो इन्फिनिटी ना दे रहा हो या अनडिफाइंड ना हो रहा हो तो इसका मतलब है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यू तो होगा ही होगा। लेकिन अगर जैसे आप देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है
ये जो है ना इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है और इस डेरिवेटिव इसका 2x है और 2x के अंदर आप अगर x की जगह 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो मर्ज़ी दिल करे पुट करें, उसने कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक मतलब उसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं होती और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल डाला जाता है स्टूडेंट। ये आपको पता हो, कहीं बाई मिस्टेक कभी भी आप नहीं देखेंगे कहीं इन्फिनिटी की तरफ जो है वो क्लोज इंटरवल पड़ा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो कि अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हर कंटिन्यू फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में, तो पहले आप कंटिन्यूटी का चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है और फिर डिफरेंशिएबिलिटी का, क्योंकि जब कंटिन्यूटी होती है तो डिफरेंशिएबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी हो और कंटिन्यूटी ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए आपको इसकी समझ हो। तो अब हमने आपसे को पूछता है इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, तो आप कहते हैं कि एक सीरीज़ हमें दी होती है, हम उस सीरीज़ के साथ ये करते हैं कि उस सीरीज़ में जो हमें nth टर्म दी होती है उसको x की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी जहाँ n होता है वहाँ x लिख लेते हैं और उस फंक्शन को an की जगह fx पढ़ने लगते हैं। फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी dx। अगर उसका कुछ ना कुछ आंसर आ गया, कुछ भी आंसर आ गया जो कि अनडिफाइंड या इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हुआ, तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल अगर एग्जिस्ट कर गया तो समझ लें कि आपने क्या कर लिया कि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई, और अगर नहीं करता तो आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर देती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हर क्वेश्चन पे लग जाती है? नहीं, उन क्वेश्चन पे जिनका जो आपको an दिया होगा उसको जब आप f बनाएंगे तो f कंटिन्यू भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। तो इसलिए आपको स्टूडेंट थोड़ा सा आइडिया हो डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। डिक्रीजिंग चेक करने का क्या, डिक्रीजिंग चेक करने का एक तरीका होता है डेरिवेटिव के तरीके से। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इससे भी चेक की जा सकती है। और सेकेंडली आप लोगों को पता है कि an+1 और an जो मेथड होता है उससे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। यानी आप करें an+1 और उसको डिवाइड करें an के साथ, बल्कि an+1 डिवाइड बाई an करें और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करें। अगर वो आंसर जो है लेस देन 1 आता है तो इन दैट केस वो भी डिक्रीजिंग होता है। इसमें थोड़ा सा आपको, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ये सुन के वो सोचेंगे मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है मैं आपका ये MCQs क्लियर करवाना चाहता हूँ कि इंटीग्रल टेस्ट जो है वो कब कन्वर्ज करता है और कब डाइवर्ज करता है। इसलिए मैं चूँकि आपके टोटल जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत से ज़्यादा नॉलेज होता है, मैं चाहता हूँ कि तमाम पॉइंट्स आपके क्लियर हों, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई मसला ना हो। लेकिन प्लीज़ आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ आई है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या पॉइंट था जिसकी वजह से आपको ये अच्छी लगी है, वो वीडियो आप, उससे मुझे ये भी आइडिया होता है कि आपने वाकई इतने टाइम की वीडियो देखी भी है या नहीं है, या मैं फिर जस्ट टाइम का ज़ाया कर रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास है पी सीरीज़ टेस्ट। क्या होता है स्टूडेंट? पी सीरीज़ टेस्ट क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है 1/n की पावर p, इसमें जो ऊपर p लिखा हुआ है इसकी वजह से इसे पी सीरीज़ टेस्ट कहा जाता है। ये कन्वर्ज करता है अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ये बड़ा ख़ास बात होती है, आपने याद रखना है p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और ये डाइवर्ज करती है अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। यहाँ अक्सर स्टूडेंट इक्वल टू को ही भूल जाते हैं। याद रखिएगा, अगर p की जगह 1 आ जाए या 1 से छोटी वैल्यू आ जाए तो वो क्या कर जाती है? डाइवर्ज। अब स्टूडेंट आपका सवाल है ऐसा क्यों होता है? याद रखें, चूँकि n की पावर जो p है, यहाँ पे जो स्टूडेंट p है, चूँकि n नीचे है और जब उसकी p की कीमत जो है वो नेगेटिव होगी तो वो ऊपर आ जाता है, n की पावर ऊपर आ जाती है। जब n की पावर ऊपर आ जाती है स्टूडेंट तो आपको पता है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर n की पावर 1 से ग्रेटर होगी तो वो छोटी होना शुरू हो जाती है, यानी n की पावर 1 2 3 जितनी वैल्यू को बढ़ाएंगे नीचे आंसर बढ़ता जाएगा। जब नीचे आंसर बढ़ेगा तो 1 नीचे वाला आंसर जो भी होगा डिनोमिनेटर में वो चूँकि बड़ी वैल्यू होगी तो वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि पी सीरीज़ टेस्ट जो होता है उसमें अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो वो कन्वर्ज करता है, p लेस देन इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज करता है। p लेस देन इक्वल टू 1 इसलिए डाइवर्ज करता है क्योंकि जब ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ चला जाता है तो उस वक्त जो वैल्यू होती है वो n की पावर नेगेटिव आ जाती है और नेगेटिव वैल्यू ऊपर चली जाती है 1 के साथ और वो क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है। उसके बाद है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते होते हैं, अगर n की जगह आप ऊपर p की जगह 1 रख लें
तो इसको कहा जाता है, अगर पी की वैल्यू 1 आ जाए तो इसको हार्मोनिक सीरीज़ कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो हार्मोनिक सीरीज़ होती है वो स्पेशल केस होती है पी सीरीज़ का। पी सीरीज़ टेस्ट के दो स्पेशल सीरीज़ होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एक आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको पता हो हार्मोनिक सीरीज़ और जो आयलर सीरीज़ है वो दोनों। तो आपको या अगर एन की वैल्यू पी की जगह 1 रख दें तो वो हार्मोनिक सीरीज़ बन जाती है, और हमने ऊपर पढ़ लिया कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है क्योंकि पी की जगह 1 आया होता है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है रिजल्ट है। तो ऊपर अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक और सीरीज़ है आयलर सीरीज़ है। आयलर सीरीज़ में अगर आप देखें तो वो हमारे पास एन की वैल्यू जो है उसमें एन 1/n का स्केयर है अगर, तो आपको पता है अगर एन की पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। तो इसलिए आपको पता हो कि ये, अब आपको बेसिक सीरीज़ें कौन कौन सी पता है। नंबर 1 आपसे को पूछता है कौन कौन सी सीरीज़ें आप जानते हैं, आप कहते हैं हम आप डाइवर्जेंस टेस्ट जानते हैं, एक आप लोग पी सीरीज़ टेस्ट जानते हैं, और पी सीरीज़ टेस्ट की बेस पे और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जानते हैं, इसकी बेस पे आप अगले टेस्ट लगाएंगे जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले है द कंपैरिजन टेस्ट। यार कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, असल में हमें एक सीक्वेंस एक सीरीज़ दी होगी और कहा जाएगा बताओ ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उस सीरीज़ का तो हमें पता नहीं है, उसी की शक्ल की एक और सीरीज़ हम बना लेते हैं जिसको नाम हम बी एन दे देते हैं। अब बी एन सीरीज़ को हम चेक करते हैं कि बी एन ए एन से छोटी है या बड़ी है, तो उसके मुताबिक हम कंपेयर करके बता देते हैं कि अगर बी एन जो है वो कन्वर्ज कर जाती है तो क्या होगा, अगर डाइवर्ज करती है तो क्या हो जाएगा। तो इसके ऊपर स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं इसके रिज़ल्ट आपको बता दूँ कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अगर आपका जो बी एन है, बी एन वो सीरीज़ है जो आपने खुद सेलेक्ट की है और वो ए एन से अगर बड़ी है, तो फिर अगर बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। उसके एग्जांपल देखें कि एक बंदा है जो कि 20 साल की उम्र में बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक वो नमाजी और परहेज़गार आदमी है, और एक बंदा ऐसा है को जो 15 साल की उम्र तक नमाजी और परहेज़गार है। तो जो 15 साल वाला है उसके बारे में हम कभी भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो 20 साल में भी नमाजी और परहेज़गार होगा। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि बाद में क्या पता वो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे। लेकिन जो 20 साल वाला है उसके बारे में हम ये छोटी से कह सकते हैं कि वो 15 साल की उम्र में क्या था, नमाज पढ़ रहा था। तो इससे ये पता चला कि अगर जो बड़ा वाला फंक्शन होता है वो कन्वर्ज कर रहा हो तो छोटे वाला लाजमी कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर छोटे वाला कन्वर्ज कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा भी कन्वर्ज करेगा। तो आपको ये पता हो कि लिमिट, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, वो टेस्ट जिसमें आपने एक सीरीज़ दी होती है, उस सीरीज़ को देख के आप एक नई सीरीज़ बनाते हैं बी एन। वो जो नई सीरीज़ होती है, अगर वो नई सीरीज़ पुरानी वाली सीरीज़ से बड़ी हो जिसको हम चेक करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बी एन जो है वो कन्वर्ज कर जाए तो ए एन कन्वर्ज कर जाता है। लेकिन अगर आपका बी एन डाइवर्ज कर जाए तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता कि ए एन कन्वर्ज करेगा या नहीं। ये बात समझिएगा। यानी अगर हम कहते हैं कि जो सीरीज़ आपने बनाई है वो बड़ी है, किससे, उस सीरीज़ से जो आपके पास दी को फाइंड करनी है, तो अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई, बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, छोटी भी कन्वर्ज करेगी। अगर बड़ी डाइवर्ज कर गई तो ज़रूरी नहीं है छोटी डाइवर्ज करेगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बी एन हमारे पास जो हमने सीरीज़ बनाई है वो छोटा है और ए एन बड़ा है, और बी एन अगर कन्वर्ज करता है, बी एन अगर डाइवर्ज करता है, यानी छोटी सीरीज़ अगर डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और इसमें तो कंपेयर से क्या पता चला, अगर हमारे पास दो आदमी हैं, एक की उम्र 10 साल है, एक की 15 साल है, हम कहते हैं अगर 15 साल वाला डाइवर्ज करता है तो 10 वाला क्या करेगा, ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्ज करे। लेकिन अगर 15 वाला कन्वर्ज करता है तो डेफिनेटली 10 वाला भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर 10 वाला डाइवर्ज करता है तो बड़ा भी डाइवर्ज करेगा। तो ये आपने पॉइंट जो है नोट कर लेने हैं। इसको हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद है स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से आगे जाऊँ। द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि इसमें छोटे और बड़े का पता ना भी हो तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया जा सकता है। ऊपर वाला जो कंपैरिजन टेस्ट होता है उसको लगाने के लिए नेसेसरी होता है कि हमें पता हो कि दोनों में से ए एन और बी एन में से छोटा या बड़ा कौन सा है। लेकिन जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसमें ए एन और बी एन का ये पता आना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट हम रेशो लेते हैं ए एन और बी एन की, जो भी जवाब आता है सी, अब वो डिपेंड करता है सी के ऊपर कि सी कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है।
अगर जो सी है आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है और सी ग्रेटर देन 0, देन आइदर बोथ सीरीज कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। यानी कहा यह जाता है कि अगर इसका आंसर कुछ आ जाता है, तो अगर मतलब आपने ए एन ओवर बी एन किया, आंसर 2 आ गया, तो आपका अगर बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, यानी आपको बी एन का पहले पता होता है। कैसे पता होता है? ऊपर जो 3 टेस्ट हैं ना, उनसे पहले ही पता होता है कि वो हमें कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जो आपने पढ़े ऊपर पी सीरीज टेस्ट से पता लगा लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज से पता लगा लेते हैं, हार्मोनिक से पता लगा लेते हैं, ये इनसे हमें पहले ही पता होता है। तो इसका मतलब है कि अगर बी एन क्या करेगा कन्वर्ज, तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन डाइवर्ज तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा। इसको हम कहते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, इसमें हम ये देखना चाहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जिसमें -1 की पावर समथिंग हो, जिसका आंसर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आता है, उसको अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहा जाता है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ को चेक करने के लिए उसके लिए 2 कंडीशनें होती है। आपको पता हो, आपसे को पूछता है कौन सी 2 कंडीशनें हैं। इस पहली कंडीशन ये होती है अगर बी एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू बी एन हो और उसका जो है बी एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो 0 आ जाए। तो ये जो आपने देखा, आपसे को पूछता है कि अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट क्या होता है, तो आप कहते हैं कि उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक में ये चेक किया जाता है कि आपको जो सीरीज़ दी होती है उस सीरीज़ के अंदर उसको देखा जाता है क्या वो सीरीज़ डिक्रीजिंग है। अगर वो सीरीज़ डिक्रीजिंग है तो फिर एक, और दूसरे नंबर पे उस सीरीज़ का जो nth जो है सीक्वेंस का लिमिट ले वो 0 दे दे। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर दे तो हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से पता चल जाता है कि ये कन्वर्ज कर गई है। फिर मेरा क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट किस पे लगाया जाता है। तो आप कहते हैं कि अगर सीरीज़ अल्टरनेटिंग दी हो तो उसको चेक करने के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में चेक करते हैं क्या जो सीरीज़ दी हुई है ये डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है और साथ में nth टर्म उसका एक सीक्वेंस nth सीक्वेंस लेके उसकी लिमिट अप्लाई करे, अगर 0 दे दे, दोनों कंडीशनें होल्ड करे, तो वो सीरीज़ क्या करती है अल्टरनेटिंग सीरीज, वो कन्वर्ज करती है किससे, थ्रू अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। उसके बाद है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया होता है वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो उसको एब्सोल्यूट मीन के उस नेगेटिव पार्ट को हटा दिया जाता है, उसके ऊपर मार्क डाल दिया जाता है, तो वहाँ से नेगेटिव हिस्सा प्लस ही समझा जाता है। तो ये जो तरीकाकार होता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और इसका पैटर्न क्या होता है? अ सीरीज सम ऑफ ए एन इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ़ द सीरीज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ कन्वर्ज। यानी कि अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही हो, यानी आप माइनस वाले को छोड़ के चेक कर रहे हैं, तो उसको एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें आप कैसे इसे चेक करते हैं। अ सीरीज सम ऑफ ए एन इज़ कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट मेरे पास चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं इसका 3rd पार्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मज़ीद ये पॉइंट्स भी क्लियर करवाऊंगा। ये चूँकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके 34 नंबर हैं इस MCQs के अंदर और आपके बेसिक है, और आपके थोड़ा सा टाइम आपको आपके फ्यूचर को अगर ब्राइट कर सकता है तो इस पर गौर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।